अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है जे क्यूरी में वो हमारे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये आज हम लोगों ने क्या देखना है, कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूट, कॉल बैक फंक्शन चलता है आफ्टर द करंट इफेक्ट इज 100% फिनिश। जब हमारे पास करंट इफेक्ट होता है ना कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लाइड डाउन लगाया हुआ है, स्लाइड अप लगाया हुआ है, हाइड लगाया हुआ है, शो लगाया हुआ है, फेड लगाया हुआ है, फेड इन फेड आउट जो भी लगाया हुआ है, करंट इफेक्ट जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद कोई चलने वाला फंक्शन वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। अगर आप कुछ रखना चाह रहे हो तो ठीक है। फिर इसके बाद जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में सारी जो स्टेटमेंट है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। हाउएवर द इफेक्ट द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ कोड कैन बी रन इवन थ्रू अ इफेक्ट इज नॉट फिनिश्ड, देयर कैन बी क्रिएट। ठीक है, बस ये समझ लें, कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंट इफेक्ट इज फिनिश। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक सेंटेक्स दिया हुआ है। सेंटेक्स में क्या कहना है, जाहिर सी बात है जे क्यूरी में हम लोग सिलेक्टर के बाद हम लोग क्या कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो हाइड हमारे पास क्या था, फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। तो हम लोगों ने हाइड के अंदर पैरामीटर कौन सा देखा था, हाइड, शो, इस किस्म का देखा था। मतलब उसकी स्पीड पास कर सकते थे, चाहे वो हम स्लो लिख दें या मैं मिली सेकंड्स के अंदर भी पास कर सकता था। अब उसके अंदर एक और चीज पास कर दी, कॉल बैक। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, कॉल बैक। तो कॉल बैक को पास कॉल करने के लिए कॉल बैक है क्या चीज, एक अदद फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, उसका कोई नाम नहीं है। तो ये देखें इधर, जैसे हाइट के साथ मैंने बता दिया क्या होगा, धीरे से हाइट होगा और क्या फिर उसके बाद जब हाइट हो जाएगा सक्सेसफुली तो फिर उसके बाद क्या रन होगा, ये फंक्शन रन होगा। और ये फंक्शन जब रन होगा तो इस फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, फंक्शन लिखा राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज, और उसके अंदर मैंने एक अलर्ट कॉल कर दिया। तो इसका मतलब जैसे ही वो हाइड हो जाएगा तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखें इधर, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही ये हाइड होगा सक्सेसफुली अलर्ट आ गया मेरे पास। तो एक इवेंट हमारे पास, एक इफेक्ट सक्सेसफुली जब फिनिश हुआ तो दूसरा इफेक्ट रन हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। बात क्लियर है, सही है। ये रहा, ये देखें इधर मेरे पास एक मैंने बटन लिया हुआ था और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। और फिर उसके बाद मैंने बटन को सेलेक्ट किया। बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने क्या किया, जब मैं बटन पे क्लिक, मैं क्या चाह रहा हूँ, बटन पे जब क्लिक करूँ तो पैराग्राफ हाइड हो जाए। तो बटन का क्लिक इवेंट और फिर उसके बाद क्या हाइड हो जाए, पैराग्राफ। तो पहले मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, डॉट हाइड, और मैं उसको कैसे स्लो हाइड करना चाह रहा हूँ, जब हाइड हो जाए तो फिर क्या हो, एक अलर्ट आ जाए। तो कॉल बैक के अंदर एनोनिमस फंक्शन जिसका नाम नहीं, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज, और उसके अंदर अलर्ट कॉल कर लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा। सही है भाई, तो आसान था ये कॉल बैक, समझ में आ गई कॉल बैक। अब यहाँ पर आते हैं विदाउट कॉल बैक। देखें इधर, विदाउट कॉल बैक, सुन लीजिए। अब मैं अलर्ट लाना चाह रहा हूँ लेकिन विदाउट कॉल बैक। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल विदाउट कॉल बैक, एग्जाम्पल विद कॉल बैक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बटन के क्लिक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक पैराग्राफ के ऊपर हाइड कर दे रहा हूँ और कुछ मिली सेकेंड, एक सेकेंड के में क्या हो जाए, ये हाइड हो जाए। और मैंने क्या किया है, कॉल बैक में नहीं बल्कि अलग से एक अलर्ट लिखा हुआ है। तो क्या होगा, अब देखना है, ये मेरे पास पहले ही अलर्ट आ जाएगा। दोनों को मैं रन करके दिखाता हूँ। इधर देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो हाइड होने से पहले ही मेरे पास क्या हो गया, अलर्ट आ गया। और जब मैं ओके करूँगा अब यह हाइड हो जाएगा। सही है, यहाँ पे मेरे पास पहले ही अलर्ट चल गया। कॉल बैक का मतलब होता है पहला जो फंक्शन है, पहला जो मेरे पास इफेक्ट है वो सक्सेसफुली पहले खत्म हो जाए, फिर उसके बाद काम हो, उसके बाद इफेक्ट आए। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये था ना मेरे पास, ये रहा। मैं यहाँ पर देखो इधर क्लिक करता हूँ, देखें इधर बटन पे क्लिक करते ही अलर्ट नहीं आ जाएगा बल्कि पहला इफेक्ट खत्म होगा सक्सेसफुली, फिर उसके बाद आएगा। ये देखिएगा, पहले खत्म हुआ फिर अलर्ट आया। तो ये मेरे पास क्या था, कॉल बैक। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखें इधर क्लिक करते ही उसने पहले इफेक्ट को खत्म करने का वेट ही नहीं किया, पहले वो चल गया वो। सही है,
तो कॉल बैक में और विदाउट कॉल बैक में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बाकी तो हाइड ही किया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ये कॉल बैक वाला काम परफॉर्म कर लिया। अगर आपको कोई इस किस्म का काम करना है कि कोई चीज़ हाइड हो जाए तो फला ढिमकाना काम हो जाए, ठीक है, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। अलर्ट लाए हुए हम कुछ और काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कॉल बैक के बाद चेनिंग। चेनिंग क्या है? With jQuery you can chain together action and method। मतलब chaining allow us to run multiple jQuery method in a single statement। आप लोग एक से ज़्यादा मेथड्स को या एक से ज़्यादा क्या कर सकते हो, फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। चेनिंग मतलब एक से ज़्यादा एक जुड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ के देखो एक आईडी है जिसका नाम P1 है, उसके ऊपर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, CSS भी कॉल कर रहा हूँ, मैं स्लाइड अप भी कॉल कर रहा हूँ, मैं स्लाइड डाउन भी कॉल कर रहा हूँ। सही है, तो डॉट करके जितनी मर्जी चाहे क्या कॉल कर सकते हो, आप फंक्शंस कॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, इस आईडी के ऊपर 3 फंक्शन एक साथ कॉल किए मैं। हाँ जी, कॉल किए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखा देता हूँ, देखें इधर ये पैराग्राफ था जिसकी एक आईडी थी P1, ठीक है। इससे मुराद ये है कि देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक ही आईडी के ऊपर एक से ज़्यादा फंक्शंस कॉल करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या काम करते थे कि हर बार पहले सिलेक्ट करते थे इसको, फिर उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया, फिर दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट करना पड़ता, फिर दोबारा फंक्शन कॉल करता, फिर दोबारा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ही साथ बट डॉट करके मैंने क्या कर दिया, पहला फंक्शन, फिर डॉट करके दूसरा फंक्शन, फिर डॉट करके तीसरा फंक्शन। लेकिन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये इस आईडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, तो चेनिंग हो गया। ये चेनिंग का मतलब यही है ना, कंटिन्यू एक से ज़्यादा फंक्शंस को कॉल कर देना सेम सिलेक्टर के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई मसला नहीं है ना? बटन तो दबा के दिखाएं करता क्या है? बता दिखाया तो ये रहा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, अभी मेरे पास कहाँ गया, ये रहा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें इधर, अभी मेरे पास jQuery स्पन लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि पहला काम क्या होगा कि उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, पहले वो स्लाइड अप होगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन होगा। तो आप देखें बटन पे क्लिक किया, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ये स्लाइड अप हो गया और खुद ब खुद स्लाइड डाउन भी होगा। स्लाइड डाउन हुआ, सही है, वर्क किया ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, चेनिंग हो गया हमारे पास, jQuery चेनिंग। अब हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ, jQuery HTML और चीज़ों को देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास कहाँ पर जाऊँ, क्या कहते हैं अपना ये हमारे पास एंसेस्टर्स क्या नाम है, ये HTML का ऐड, रिमूव, ऐड, CSS क्लासेस, CSS डायमेंशंस, इसके ऊपर जाऊँ। मैं आप लोगों को यहाँ से ट्रैवर्सिंग बताऊँगा। ठीक है, ट्रैवर्सिंग बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, jQuery ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हायरार्की, टैग की हायरार्की को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। टैग की हायरार्की से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल एक टैग के अंदर एक टैग, एक के अंदर एक टैग लिखे में, तो इसके अंदर इसका पेरेंट टैग कौन सा होगा, चाइल्ड टैग कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या कहलाती है, हायरार्की कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर UL है, UL के अंदर LI है, सही, तो LI क्या हुआ, UL का चाइल्ड हुआ, और LI का पेरेंट कौन हुआ, UL, और उसका ग्रैंड पेरेंट क्या हुआ, डिव। ठीक है, तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाती है। मैंने अपने ओन वर्डिंग में बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर इसके पास एंसेस्टर्स पे आ जाता हूँ। तो हमारे पास एंसेस्टर्स के 3 क्या हैं, हमारे पास एंसेस्टर्स के 3 मेथड हैं। ठीक है, जो हमारे पास ट्री के ऊपर काम करने के लिए यूज होते हैं। एंसेस्टर्स से मुराद है कि हमारे आबा व अजदाद, वो हमारे पास एंसेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आबा व अजदाद के 3 तरीक़ेकार है। पहला पेरेंट, दूसरा पेरेंट्स, और तीसरा है हमारे पास पेरेंट अंटिल। ठीक है जी, वो पेरेंट्स अंटिल। ठीक है, हमारे पास पेरेंट, तो jQuery का पेरेंट क्या करके दे रहा होगा, हमारे पास क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो हमारे पेज के ऊपर जो स्पैन है उसके पेरेंट को सिलेक्ट कर लो, और उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या काम करवाना चाह रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। मैं एक काम ये करता हूँ, सारे इन चीज़ों को बंद कर देता हूँ। देखिए इधर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने एक डिव ली जिसका नाम क्या रखा मैंने, एंसेस्टर। उसके बाद एक और डिव ली जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ये मैंने उसको क्या कह दिया, ग्रैंड पेरेंट है। UL लिया जिसको मैं कह रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट है, ये मेरे पास डायरेक्ट पेरेंट है, और ये उसका क्या है, चाइल्ड है, स्पैन। ठीक है,
अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, स्पैन के पेरेंट, मतलब स्पैन के पेरेंट का CSS क्या कर दो, CSS क्या कर दो रेड, और उसका बॉर्डर क्या कर दो। तो इसका मतलब स्पैन ये मौजूद है, इसका पेरेंट कौन है, डायरेक्ट पेरेंट कौन है, डायरेक्ट पेरेंट कौन है LI। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ पेरेंट लिखा है तो किसका पेरेंट, स्पैन का पेरेंट के ऊपर या जो भी फंक्शनैलिटी थी वो अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पे आउटपुट पे देखिएगा स्पैन ये मौजूद है और उसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है LI, तो LI के ऊपर अप्लाई हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता, इधर देखें S लगा देता और यहाँ पर मैं क्या करता, रन करता हूँ, तो मेरे पास उसके जितने भी पेरेंट होंगे सिर्फ सब पर एक साथ अप्लाई हो जाएगी। देखिए सब पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी कलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेरेंट्स लिख दिया था, इसका मतलब उसके जितने भी पेरेंट एलिमेंट है उन सब पर अप्लाई हो जाए। और अगर मैंने सिर्फ एक बगैर एस के लिखा हुआ पेरेंट, तो इसका मतलब जो इसका डायरेक्ट पेरेंट है ना उसके ऊपर अप्लाई हो, तो LI पर अप्लाई हो गई। तो इसका मतलब दो चीजें कवर हो गई आपकी, पेरेंट और पेरेंट्स। ठीक है, जो भी मैंने सिलेक्टर है उसका पेरेंट, ये देखें इधर सिलेक्टर उसका पेरेंट, फिर उसके बाद CSS अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास आप लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन तो कर ही नहीं रहे, क्या हो गया। ये चीज समझ में आ गई, पेरेंट और पेरेंट्स वाली बात सब क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, मैं आपको पेरेंट अंटिल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, पेरेंट अंटिल। पेरेंट अंटिल से मुराद ये है कि देखें इधर कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, स्पैन को, और मैंने क्या लिखा हुआ है पेरेंट अंटिल, और राउंड ब्रैकेट में क्या लिख लिया, डिफ। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कि आपकी डिफ नहीं आ जाती, स्पैन से लेके जब तक कि आपकी डिफ नहीं आ जाती, उसके दरमियान में जितने भी पेरेंट हैं वो सब के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा अंटिल डिफ। ठीक है, जब तक कि आपके पास डिफ नहीं आ जाए। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ये देखें इधर, ये देखें इधर मेरे पास पहले तो स्पैन है, फिर उसके बाद LI है, फिर उसके बाद UL है, फिर उसके बाद डिफ है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पैन से शुरू होगी कहानी, और जब तक कि मेरे पास डिफ नहीं आ जाती, तो जितने भी पेरेंट है उन सबको कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो देखो LI का कलर रेड नजर आ रहा है आपको, और UL का भी कलर रेड नजर आ रहा है। उसके बाद एक डिफ है, डिफ का कलर क्या रेड नजर आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पेरेंट्स अंटिल। जब तक कि आपके पास डिफ नहीं आ जाते तो उसका कलर क्या होता रहेगा, ये होता रहेगा वहां तक का। सही है भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, एंसेस्टर्स थे, क्या थे। अब मैं बोल रहा हूँ डिसेंडेंट, मतलब कि आपके पास चिल्ड्रंस जो होते हैं, क्या होते हैं, पहले मैं एंसेस्टर मतलब उनसे ऊपर की बात कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ किसी डिफ के अंदर कितने चाइल्ड हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफ चिल्ड्रन का भी नाम का मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मेथड मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ, एक डिफ लिया, और डिफ के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, एक स्पैन का टैग है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिफ के अंदर जो चिल्ड्रन है उसका CSS क्या कर दो, रेड कर दो। तो डिफ के अंदर कितने चिल्ड्रन है, ये डिफ है, डिफ के अंदर कितने चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड पैराग्राफ हो गया, दूसरा चाइल्ड कौन सा हो गया, स्पैन हो गया। ठीक है, तो मेरे पास किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मेरे पास किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर, डायरेक्ट चिल्ड्रन पे अप्लाई होगा। तो उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, पैराग्राफ है, कौन है, पैराग्राफ, किसका, डिफ का। बात समझ में आ रही है। तो ये देखो ना, पैराग्राफ पे हाईलाइट हुआ हुआ है, अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ कि डिफ के अंदर जो चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई कर दो, लेकिन कौन सी चिल्ड्रन पे अप्लाई करो, P.first। ठीक है, मतलब मैं पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ आ रहा है, तो इसमें अंदर मेरे पास देखें इधर एक डिव है और उसका एक चाइल्ड ये है। ठीक है, एक चाइल्ड ये है, दूसरा चाइल्ड कौन है, ये रहा। ठीक है, और इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास P.first, मैं पैराग्राफ के अंदर जिसकी क्लास क्या है, मेरे पास फर्स्ट है, वो वाला चाइल्ड, क्योंकि दो चाइल्ड है ना मेरे पास, तो ये वाले चाइल्ड के ऊपर कलर अप्लाई कर दो। सही है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये यहां से हटा देता हूं, इधर देखें, और इसको रन करता हूं,
तो दोनों ही पैराग्राफ, दोनों ही चाइल्ड हैं, तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब फाइंड क्या है? फाइंड क्या है? फाइंड मेथड क्या करता है? फाइंड करता है किसको? देखो इधर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई डिफ के अंदर फाइंड करो किसको? स्पैन को। अगर आपको डिफ के अंदर स्पैन मिल जाता है तो आप उसको क्या कर दो? CSS अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इधर डिफ है, डिफ के अंदर वो ढूंढेगा। अगर आपके पास स्पैन का टैग मिल गया उसको तो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। देखो अप्लाई कर दिया उसने CSS का दर। ठीक है, फाइंड ये करेगा, मतलब किसी कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे पास क्या मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर से पर्टिकुलर चीज को फाइंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं मैं यहाँ पे कलर चेंज करके तो हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन असली काम क्या है हमारे पास? फाइंड। सही है, तो किसके अंदर फाइंड कर रहा है? वो डिफ के अंदर फाइंड कर रहा है। किसको फाइंड कर रहा है? स्पैन को फाइंड कर रहा है। और जब मिल जा रहा है तो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो? ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है जी। और अगर देखें इधर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, जरा देखिएगा, मैं बोलता हूँ डिफ डॉट फाइंड और स्टैटिक लगा दिया, तो मेरे पास क्या है? डिफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको फाइंड कर लो, मतलब टारगेट कर लो। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। तो डिफ के अंदर देखें जितनी भी चीजें हैं, पैराग्राफ है, स्पैन, उन सबको क्या कर दो? कलर अप्लाई कर दो। सेट है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैवर्सिंग के अंदर हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग के अंदर एंसेस्टर देखा, डिसेंसर देखा। अब सिबलिंग की बारी। सिबलिंग हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिबलिंग वाला बता दे रहा हूँ। इसके अलावा ये नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट अनटिल, ये आप लोग देख लीजिएगा सेल्फ। ठीक है, बहुत आसान है, आपको थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा सिबलिंग से मुराद क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक डिफ है, देखिएगा जरा, एक डिफ है, डिफ के अंदर मेरे ये डिफ खत्म हो गई। यहाँ पे डिफ के अंदर अगर मैंने एक पैराग्राफ लिया, फिर एक ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये एक और पैराग्राफ लिया, यहाँ पे मैंने एक H1 लिया, तो ये मेरे पास सब क्या है? चिल्ड्रंस है किसके? डिफ के। लेकिन आपस में ये क्या है? ये सिबलिंग्स है ना। ठीक है, तो अब अगर इनके ऊपर मैंने कोई अप्लाई करना है फंक्शन तो किस तरीके से तो कुछ काम परफॉर्म करने क्या है? अब देखें एक डिफ है, डिफ नजर आ रही है, डिफ स्टार्ट हुई और डिफ क्या यहाँ पे खत्म हो गई डिफ। ठीक है, इस डिफ के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है, एक स्पैन का टैग आ रहा है, एक H2 का, एक H3 का और एक पैराग्राफ का। काफी सारे टैग आ रहे हैं। डिफ के क्या है? ये चाइल्ड है, लेकिन आपस में क्या है? एक दूसरे के सिबलिंग्स। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? H2 मैंने सिलेक्ट किया, H2 के सिबलिंग्स डॉट CSS क्या कर दो? उनको रेड कलर और बॉर्डर साइन कर दो। तो किसके सिबलिंग्स की बात करी थी मैंने? H2 के। H2 के अलावा देखें आउटपुट पे देखें, H2 के अलावा जितने भी सिबलिंग्स हैं उन सब के ऊपर अब क्या अप्लाई हुआ है? रेड कलर अप्लाई हुआ है, क्योंकि H2 के सिबलिंग्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। H2 के सिबलिंग्स मतलब इसको H2 को छोड़ के जितने भी इसके बहन भाई इन सब पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिबलिंग्स का मतलब ये होता है ना भाई, बहन भाई। तो अब इस H2 के बहन भाई कौन है? H3, ये पैराग्राफ, ये स्पैन का टैग, ये पैराग्राफ। सिबलिंग्स से उन सबको बिहेवियर कर दो। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे देखें इधर मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे एक और चीज बोल दी, H2 के अंदर जो सिबलिंग्स हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? पैराग्राफ। तो इसका मतलब अब सिबलिंग्स जो पैराग्राफ हैं उनका कलर कर दो। तो H2 के अंदर देखो, H2 के अंदर कितने पैराग्राफ हैं? एक पैराग्राफ ये रहा, एक पैराग्राफ ये रहा। तो दो सिबलिंग्स ऐसे हैं जो पैराग्राफ की हैसियत रखते हैं, तो उन दोनों को क्या कर देंगे? बिहेवियर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? नेक्स्ट को कर दो। तो H2 से नेक्स्ट जो होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखें H2 से नेक्स्ट कौन है? H3 है, नेक्स्ट CSS अप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सारे नेक्स्ट ऑल मतलब H2 से नीचे जितने भी नेक्स्ट हैं उन सब के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अनटिल, जब तक कि H6 ना आ जाए जब तक कि आप लोगों ने इसके ऊपर क्या अप्लाई करते रहना है? कोई बिहेवियर अप्लाई करते रहना है। सही है, प्रीवियस, फिर प्रीवियस ऑल मतलब उससे ऊपर जो है, समझ में आ रही है? उल्टा भी चलेगा। नेक्स्ट से मतलब प्रीवियस से मतलब ऊपर।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास फिल्टर पर आ जाते हैं। फिल्टर पर आने के बाद हमारे पास फर्स्ट, लास्ट और फिर उसके बाद इक्वल, फिल्टर एंड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इन मेथड्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो हमारे पास ट्रावर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। jQuery के अंदर आप लोगों को काम करना है ना, तो देखिए ये अभी सारी चीज़ें आप लोगों ने अलग अलग पढ़ी हैं, ठीक है, अलग अलग पढ़ी है। समझिए कि हमारे पास जैसे कॉल, हम लोगों ने क्या बताया, कॉल बैक क्या आता है, चेनिंग क्या आता है, फिर मैंने आप लोगों को ट्रावर्सिंग सिखाया। ट्रावर्सिंग में एंसेस्टर्स कौन से थे और डिसेंस्टर्स कौन से थे, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिबलिंग्स बताई। सिबलिंग्स के बाद मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, फिल्टर बताने जा रहा हूँ। तो ये सारे ये वो हमारे पास क्या है, ये बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आप ये अगर आप लोगों ने कोई काम करना है jQuery पे अच्छा खासा, तो आप लोगों को ये छोटे मोटे जो है फंक्शंस का पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी सारे सेपरेट हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म पे जब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक वैलिडेशन वाला काम करूँगा या कोई ऐसा काम करूँगा जहाँ पे मैं इन सबको जोड़ लाऊंगा आपस में, कि जब मेरे पास ये हो तो इसका पेरेंट टाइप ये हो जाए, जब मेरे पास ये हो तो ये चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन अभी सब सेपरेट देख रहे होंगे, हमें सिर्फ फंक्शन समझना लाजमी है, ठीक है। तो अभी देखें फर्स्ट का मेथड क्या कर रहा होगा। फर्स्ट का मेथड मेरे पास देखें, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले को ओपन रहने देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखिए एक डिव ये रही, पहले समझ लें, एक डिव ये रही और इसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं। दूसरी डिव ये रही और इसके अंदर मजीद 2 पैराग्राफ हैं। इसके अंदर भी मजीद 2 पैराग्राफ हैं। इसका मतलब 3 डिव मौजूद है मेरे पास, ठीक है। और एक पैराग्राफ का टैग और एक मेरे पास हेडिंग। तो देखें एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और 3 मेरे पास क्या है, डिव। तीनों डिव नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, डिव, मैंने डिव को सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट डिव, तो इसका मतलब सारी डिव सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ डॉट फर्स्ट, तो इनमें से जो पहली वाली है उसका CSS क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो फर्स्ट क्या करेगा कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डिव है, तो इनमें से पहली वाली डिव सिलेक्ट कर लेगा, सही है। इसी तरीके से डिव के अलावा कुछ भी हो सकता था। अगर बहुत सारे पैराग्राफ हैं तो पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास LI है तो पहली LI सिलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट ये काम करेगा। और उसके ऊपर जो भी आप फंक्शन या जो भी अप्लाई करना चाह रहे हो अप्लाई कर दो। तो बेटा फर्स्ट का तो मतलब ही यही है ना कि सब पहली वाली को सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से EQ1, इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये मेरे पास क्या काम करेगा, देखिए इधर, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला H1 था, फिर दूसरा पैराग्राफ था, तीसरा भी पैराग्राफ था, चौथा भी पैराग्राफ था, पांचवा भी पैराग्राफ था। ये इंडेक्स वाइज काम कर रहा होगा। इंडेक्स वाइज से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ सिलेक्ट करो, लेकिन कौन सा पैराग्राफ, जो हमारे पास पहले नंबर पर मौजूद है। तो इंडेक्स में हमारे पास 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, 0 1 2। तो यहाँ पे देखो कौन सा पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है, दूसरे वाले पे, क्योंकि ये तो क्या कौन सा था, 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स था, ये 2 इंडेक्स था, ये 3 इंडेक्स था, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स वाइज भी आप लोग कोई बिहेवियर दे सकते हो। तो मैंने क्या, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, तीसरा। तो इसका मतलब मेरे पास लास्ट वाले पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले के ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, बिहेवियर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स कौन सा था, लास्ट वाला, ठीक है। बात समझ में आई। इसी तरीके से फिल्टर क्या है, फिल्टर क्या करेगा, इक्वी की फुल फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा देख लें, फर्स्ट शायद मैंने हो सकता है गलत, बस इक्वेशन पहले आपके पास सिलेक्ट कर ले, ठीक है। फिल्टर से मुराद क्या है, ये देखें इधर, फिल्टर करेगा, किसी चीज़ को छान के लेकर आ रहा होगा। लेकिन किस चीज़ को छान के लेकर आ रहा होगा, देखें इधर, पहले मेरे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ है लाइन से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पैराग्राफ में फिल्टर करो, किसको फिल्टर करो, जिसकी ID इंट्रो है, उन सब के ऊपर क्या अप्लाई कर दो, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ, यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ है सबको सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर फिल्टर लगा रहा हूँ, तो 2 चीज़ें सिलेक्ट होकर आ गई जिनकी ID क्या आती है हमारे पास, इंट्रो थी। तो ये चीज़ मेरे पास सिलेक्ट हो गई, कौन कौन सी, बीच की 2 वाली, 2 पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए, उनके ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, फिल्टर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ नॉट। तो नॉट से मुराद क्या है, नॉट इंट्रो, जिनकी ID इंट्रो नहीं है, उन जिसकी ID इंट्रो नहीं है उसके अलावा जो भी है सिलेक्ट कर ले। तो ये जिसकी ID इंट्रो नहीं थी उन सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने, सही है भाई। लेकिन सिर्फ किसको, पैराग्राफ को।
सिर्फ किसको, पैराग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कवर हो गया, ट्रावर्सिंग कंप्लीट हो गया। अरे ट्रैवर्सिंग हो गई या ट्रैवर्सिंग, हाँ या ट्रैक। तो देखिएगा शेयरिंग में मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर्म बनाया जिसमें एक डिव बनाई, ये डिव क्लोज हो गई। इस डिव के अंदर मेरे पास एक लेबल लिया मैंने जिसके अंदर नेम लिख दिया, एक इनपुट लिया जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट नेम लिख दिया, और एक दूसरा लेबल लिया जिसको मैंने क्लास पास कर दिया, उसको स्टाइल क्या कर दिया रेड, और उसके अंदर क्या लिख दिया, नेम कांट बी एम्प्टी। इसी तरीके से पासवर्ड वाले के साथ कर दिया। बटन के ऊपर मैंने क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो जैसे रेडी होगा तो मैंने क्या कर दे रहा हूँ, ए को हाइड कर दे रहा हूँ। तो मेरे पेज के ऊपर जो ए है, ए किसकी क्लास है, डॉट ए, तो ये मेरे पास लेबल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ए नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना मैसेज वो नजर नहीं आ रहा होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनपुट के फोकस करने पर, इनपुट के फोकस होने पर मैं बोल रहा हूँ दिस, मतलब जिसके ऊपर फोकस हुआ होगा वो वाली चीज का CSS क्या हो जाए, जो मैंने बता दिया वो हो जाएगी। बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट को ब्लर करूं तो क्या काम हो, मैंने यहाँ पे बोला भाई कलर भी चेंज हो जाएगा। और सेकंड चीज क्या होगी, मैंने इफ एल्स लगाया हुआ है, यहाँ पे इफ एल्स लगा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ दिस, जो भी करंटली चीज हमारे पास सिलेक्ट हुई है ना, मतलब इनपुट, उसकी वैल्यू अगर बराबर हो जाती है एम्प्टी के, देखो मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैंने किस पे क्लिक किया, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू चेक करो, अगर वो बराबर है किसके, एम्प्टी के, तो क्या काम करो, दिस का पेरेंट, दिस का पेरेंट, दिस के पेरेंट पे कौन चला गया, दिस का पेरेंट कौन है, मतलब इनपुट का पेरेंट कौन है, डिफ, तो डिफ पर पहुंच गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दिस डॉट पेरेंट, पेरेंट का जो चाइल्ड है जिसके अंदर ए नाम का क्लास है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ ये पेरेंट और इसका जो चाइल्ड है जिसकी क्लास ए है उसको क्या कर दो, डॉट शो कर दो, तो इसका मतलब वो शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने एनिमेशन दी हुई है, एनिमेशन को हटा देता हूँ तो डायरेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, मगर अगर उसके ना कोई वैल्यू है मौजूद है तो क्या कर दो, ए को हाइड कर दो, मतलब है नीचे जो हमारे पास वो जो लिखा हुआ था नेम इज रिक्वायर्ड वो हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग जितनी मर्जी चाहे, देखो मैंने ऐसी कोडिंग लिखी है कि जितनी मर्जी चाहे मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये डिफ ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिफ लिया, पासवर्ड के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एज। ठीक है, तो पूरे फॉर्म के लिए क्या होगा, ये वर्क करेगा, सही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इधर एज पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर फोकस हुआ, फोकस होने के बाद जैसे ही ब्लर हुआ तो यहाँ पे आ गया नेम कांट बी एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैंने जाके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसमें भी लिख देता हूँ तो ये भी गायब हो जाएगा, और इसमें लिखता हूँ तो ये देखें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एज में भी पासवर्ड लिखा, वो तो हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये मैंने डायनेमिक काम कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी मर्जी टाइप इनपुट आते रहे, सिर्फ और सिर्फ इतनी कोडिंग लगेगी, इतनी सी कोडिंग लगेगी जो कि क्या करती रहेगी, वैलिडेशन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या करेगा, रिक्वायर्ड ये करेगा कि अगर मैं फॉर्म को खाली सबमिट करता हूँ, ये देखें इधर ये क्या कह रहा है, और ये फोकस हो गया, और अगर मैं यहाँ पे कुछ, हाँ अगर मैं यहाँ पे लिखे बगैर बढ़ता हूँ तो ये भी आ गया मेरे पास। ठीक है, बटन क्लिक के ऊपर भी वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आप लोग अपने फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो वीडियो के अंदर मैंने ये सब चीजें बता दी है किस तरीके से काम किया ये, और इसके अंदर ट्रैवर्सिंग यूज हो रही है, पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, और जिसके थ्रू हम लोगों ने आराम से काम कर लिया। ठीक है, ये वैलिडेशन थी, ये क्यूरी के आसान थी या नहीं थी,